अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके झा सर की साइंस का, फिजिक्स का प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में। इसका हम लोगों ने थ्योरी सेक्शन अच्छे से लगा लिया है। यदि अभी तक आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। इसका अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पहला सवाल है, पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? जो पानी के द्वारा जो है ऊपर की तरफ, अगर हम किसी वस्तु को पानी में नीचे की तरफ करते हैं तो वो ऊपर की ओर धक्का लगाता है, तो वो बल क्या कहलाता है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी, उत्प्लावन बल। पानी में अगर किसी वस्तु को हम लोग डुबाते हैं अंशतः या पूर्णतः, तो वो आर्किमिडीज का सिद्धांत करता है, और वो जो होता है पानी के वजन के बराबर वस्तु का वजन हो जाता है। याद रखिएगा, जो पानी का वजन होगा वही वस्तु का वजन हो जाएगा। मान लीजिए एक बीकर है, इसमें 2 लीटर पानी है। अगर 4 केजी की वस्तु को इसमें हम डुबा दिया जाए तो इस वस्तु का जो वजन होगा 2 केजी के 2 लीटर के बराबर हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई कम होता है, तरल द्वारा डाला गया दबाव क्या होगा? जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई कम होगा, तरल द्वारा डाला गया दबाव, इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी, कम हो जाता है। ज्यों-ज्यों गहराई बढ़ेगी दबाव बढ़ता चला जाएगा, और गहराई घटते ही दबाव कम हो जाता है। तीसरा प्रश्न है आपके लिए, डैश में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है। इसका सही आंसर होगा बी, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ जो होता है एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है। चौथा प्रश्न है, उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं। उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा एक दूसरे के विपरीत दिशा में। पांचवा प्रश्न है, जहाजों की गति में वृद्धि डैश पर आधारित है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर है। जहाज़ों की जो गति में वृद्धि होती है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। आर्किमिडीज का सिद्धांत आप लोगों को पता होगा, थ्योरी सेक्शन में आप लोग जाकर देख सकते हैं कि किसी भी वस्तु को अंशतः या पूर्णतः डुबाया जाता है तो वो वस्तु का वजन जो होता है पानी के वजन के बराबर हो जाता है। ऊपरी प्रनोद और भार डैश में प्रयुक्त होता है। इसका सही आंसर होगा बी, विपरीत दिशा में। ऊपरी प्रनोद और भार जो होता है एक दूसरे के विपरीत प्रयुक्त होता है। सातवां प्रश्न है, किसी वस्तु का तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्ववर्गाकार दबाव को क्या कहते हैं? किसी वस्तु के तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी, ए, बायोंट फोर्स। एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा बी, उत्क्षेप बल। एक डूबे हुए पिंड को पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल को दूसरा नाम जो है उत्क्षेप बल के रूप में भी जाना जाता है।
यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भर दें और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी, जल स्तर जो है पूर्ववत रहेगा। अगर एक गिलास है उसमें जल से भरा हुआ है, उसमें एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, अगर बर्फ़ पूरी तरह से पिघल जाए तो क्या होगा? तो जल स्तर जो है पहले की तरह पूर्ववत ही रहेगा। यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु की तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप डैश होगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी, वस्तु के भार से कम हो जाता है। अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा। किसी तल के, अगला प्रश्न है, किसी तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ए, उत्क्षेप बल या उत्प्लावन बल। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व जो होगा, इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा बी होगा, पानी से कम होता है। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि बर्फ जो होता है पानी के घनत्व से कम होता है इसका घनत्व, इस कारण से जो होता है बर्फ पानी पर तैरती रहती है। चांदी का घनत्व 10.8 इंटू 10⁻³ kg मीटर क्यूब और पानी का घनत्व 10 क्यू kg मीटर क्यूब है, तो चांदी का आपेक्षिक घनत्व क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सी, 10.8। सापेक्ष घनत्व डैश के बराबर है। सापेक्ष घनत्व किसके बराबर है? 14वां प्रश्न है आपके लिए कि सापेक्ष घनत्व किसके बराबर है? इस प्रश्न का आंसर होगा पदार्थ के घनत्व बटे पानी के घनत्व बराबर होगा सापेक्ष घनत्व के। इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत कथन का चयन करना है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरती है। ये बिल्कुल गलत है। जबकि यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाती है, बिल्कुल सही है। यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार से अधिक हो तो वस्तु तैरती है, ये भी बिल्कुल सही है। यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार के बराबर हो तो वस्तु तरल में के अंदर तैरती है। यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाए जाने वाले उत्क्षेप बल डैश होगा, वस्तु के भार के बराबर होगा। इस प्रश्न का सी आंसर। सीजीएस प्रणाली में विकृति की इकाई है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा सीजीएस प्रणाली में विकृति का कोई इकाई, कोई यूनिट नहीं होता है। एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सूखता है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी, कैपिलरी, अर्थात कोशिकत्व के कारण जो होता है ब्लीटिंग पेपर जो है स्याही सूखता है। एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है। परिघटना को कहा जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए, पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है, कोई भी बूंद जो होती है उसे आपस में क्या करता है, उसका क्षेत्रफल को सबसे कम कर देता है। इस कारण से क्या होता है, जब हम लोग दाढ़ी बनाते हैं तो दाढ़ी का जो ब्रश जो होता है आपस में चिपक जाता है, वो भी पृष्ठ तनाव के कारण ही ऐसा हो पाता है। जल की गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोल होती है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए, जल के पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है,
जल की बूंदें जो होती है गुंधर्व छोटा हो जाता है, गोल दिखाई प्रतीत होता है, क्योंकि उसका क्षेत्रफल क्या होता है, सबसे न्यूनतम हो जाता है। एक टैंक को एक समान क्षैतिज त्वरण से एक द्रव के आंशिक रूप से भरा गया, निम्नलिखित में से एक में द्रव की सतह के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो द्रव की सतह गति की दिशा में गिरता है और टैंक की ओर उठता है। इस प्रश्न का ए आंसर सही होगा। उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर पानी में तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? इसका सही आंसर होगा सी, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। आर्किमिडीज ने इस सिद्धांत को दिया था, इसलिए इस सिद्धांत का नाम आर्किमिडीज सिद्धांत भी रखा गया। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव में निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल का परिणाम पर निर्भर करता है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा तरल पदार्थ के घनत्व, इसमें डूबी हुई वस्तु का जो होता है आयतन। उत्प्लावन का केंद्र हमेशा होता है, इसमें बताना है उत्प्लावन का जो केंद्र होता है वो हमेशा होता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्र के संपाती होता है। किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तु पानी में तैरती है? अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा था कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जो होता है वस्तु जो होता है पानी पर तैरती है। इस प्रश्न का सी आंसर बिल्कुल सही होगा। जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तब यह पिंड विस्थापित द्रव के भार के बराबर एक उत्क्षेप बल का अनुभव करता है। इसे किस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा आर्किमिडीज के सिद्धांत के रूप में हम लोग जानते हैं। जब किसी वस्तु को अंशतः या पूर्णतः डुबाया जाता है तो वस्तु का भार जो होता है पानी के भार के बराबर हो जाता है। इसको हम लोग आर्किमिडीज के सिद्धांत के रूप में जानते हैं। बिना भंजन के पदार्थ के विकृति होना योग्यता कहलाती है। विकृत होने की योग्यता कहलाती है बिना भंजन, अर्थात बिना ब्रेकिंग के पदार्थ की विकृति होने की योग्यता कहलाती है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी, सुघट्यपन। पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुओं का प्रत्यास्थापन गुणांक कितना है? पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुओं का प्रत्यास्थापन गुणांक कितना होगा? इसका सही आंसर होगा सी, 1। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के डैश पर निर्भर करता है। इसका सही आंसर होगा डेंसिटी, अर्थात घनत्व पर निर्भर करता है उत्प्लावन बल का परिमाण। उत्प्लावन बल का डैश द्रव के घनत्व और आयतन निर्भर करता है। इसका सही आंसर होगा परिमाण। उत्प्लावन बल का परिमाण द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। निम्न में से दाब का बीमा सूत्र क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ml1T2, ml इनवर्स T2। ये दाब का बीमा सूत्र कहलाता है। यदि एक बांध में जल की गहराई h है, यदि एक बांध में जल की गहराई h दिया हुआ है
तथा ए जल का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल और टी बांध की मोटाई है, तब बांध की दीवार पर लगने वाले दाब को किस प्रकार निर्भर होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कोर्क और कील को रखा जाता है तो कोर्क तैरता है जबकि कील डूब जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है। इसके पीछे का कारण यही है कि लोहे की कील का घनत्व जो होता है पानी के घनत्व से अधिक होने के कारण कील जो होता है पानी में डूब जाता है, जबकि कोर्क का घनत्व जो है पानी से कम होता है। इस वजह से कोर्क पानी में तैरते रह जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर बी होगा। दाब को डैश के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका सही आंसर होगा डी, परनोद प्रति इकाई क्षेत्रफल के रूप में दाब को परिभाषित किया गया है। चांदी का आपेक्षिक घनत्व जो है 10.8 है। पानी का घनत्व 10 क्यूब केजी मीटर है। एसआई मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 10.8 × 10⁻³ केजी मीटर क्यूब। इसका आंसर होगा ए। निम्नलिखित घनत्व निम्नलिखित में से किसका अनुपात है। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा द्रव्यमान बटे आयतन के। जो घनत्व जो होता है अनुपात होता है द्रव्यमान बटे आयतन के। दबाव को डैश से मापा जाता है। दबाव को जो है बल एवं क्षेत्रफल से मापा जाता है। किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम हो तो दाब होगा। किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम हो तो दाब होगा। इसका सही आंसर होगा सी, अधिक। किसी भी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम होगा तो दाब अधिक होगा, यदि क्षेत्रफल अधिक होगा तो दाब कम होगा। यदि हम किसी दिए गए बल का क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इसका दाब क्या होगा। इसका सही आंसर होगा, अभी जस्ट हम लोगों को पढ़े, क्षेत्रफल अगर बढ़ जाएगा दाब का, क्षेत्रफल अगर को बढ़ा दिया जाए तो दाब की इकाई जो होता है कम हो जाएगी। निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी, कोर्क का, क्योंकि कोर्क जल में क्या होता है डूब जाती है, जबकि लोहे की कील, जबकि कोर्क, बर्फ और थर्मोकोल ये जल के घनत्व से कम होता है। इस वजह से यह पानी पर तैरती रह जाती है। थोड़ा सा समझना है और बाकी सब। एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है। अब बताना है कि इसमें से अदिश राशि कौन सी है। इसका सही आंसर होगा ए, दाब। दाब जो है एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन, संवेग और बल ये सभी क्या है सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। और एक बात याद रखिएगा, जिसमें वो आएगा वो सदिश राशि होता है, सिर्फ एक्सेप्शन के तौर पर दाब को छोड़कर सभी क्या होगा सदिश राशि होगा, जिसमें वो का उच्चारण होगा, जैसे बल में वो, विस्थापन में वो और संवेग में वो, लेकिन दाब एक्सेप्शन है। दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा परनोद प्रति एकांक क्षेत्रफल से दाब को परिभाषित किया जाता है। एकांक पदार्थ के घनत्व को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका सही आंसर होगा द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन से। किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। इस प्रश्न का आंसर सही होगा डी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठोस को पिघलने के दौरान इसका तापमान
डैश होगा, घटेगा, बढ़ेगा, परिवर्तन नहीं होता है। इसका सही आंसर होगा परिवर्तित नहीं होता है। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान जो होता है परिवर्तित नहीं होता है। जैसे ही एक तरल पदार्थ मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव क्या होगा? गहराई अगर बढ़ेगी तो क्या होगा? गहराई अगर बढ़ती है तो दबाव भी बढ़ जाता है, और गहराई जैसे ही घटेगी दबाव जो है कम हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा सी, दाब। थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को दाब कहा जाता है। दाब बराबर होता है क्षेत्रफल बटे उच्छेद। ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव डैश होता है। इसका सही आंसर होगा बाहर की तुलना में अधिक होगा। इसी कारण से क्या होता है, विमान में ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दाब बाहर की तुलना में अधिक होता है। इस वजह से यात्री श्वास ले पाते हैं। इस सेट का आखिरी प्रश्न, एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव डैश अनुपातिक होता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा घनत्व। एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव जो होगा घनत्व अनुपातिक होता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस पर फिजिक्स और केमिस्ट्री को साइंटिफिक वे में एस के झा सर की क्लास को चलाई जा रही है, और इसमें बायोलॉजी का पूरा सीरीज कंप्लीट कराया जा चुका है। तो यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप बायोलॉजी की पूरी सीरीज को आप लोग चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।